जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। फिजिक्स की जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है उसका आज ये लेक्चर रहेगा फोर्थ वाला, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बल एवं बल के प्रकार। जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बल एवं बल के प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गति के नियम भी इंक्लूड कर देते हैं और आदि चीजें पढ़ा करके उसका काम खत्म कर देते हैं। लेकिन आज आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, और यहाँ से व्यापम ने खूब क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा पीएससी में भी ये दे रखा है तो वहां पर भी काम आएगा। जेल प्रहरी आप दोगे, एनटीपीसी आप दोगे, ग्रुप डी आप दोगे, जो आपको देना है सब जगह पर काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बल पढ़ने वाले हैं। बल पढ़ने वाले हैं आज एवं बल के प्रकार, बल एवं बल के प्रकार। ठीक, हालांकि मैंने ये प्लान बना के आया हूं कि भाई अपने को बल पूरा खत्म करवाना है और बल के जो प्रकार है वो पूरा खत्म करवाना है, लेकिन टारगेट यही है कि 30 से 35 मिनट में यदि खत्म होता तो अच्छी बात है। ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि फिर नींद आने लगती है। तो अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग पार्ट 2 में भी इसको पढ़ सकते हैं। पहली बात तो हम लोग बल की बात करें कि बल क्या होता है। तो ठीक है, बल हम लोगों के साथ में अगर देखने की कोशिश करें तो बल क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स और उसके टाइप्स पढ़ना है। तो फोर्स क्या चीज है? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स एक प्रकार से क्या है ना? फोर्स क्या है? पुश और पुल है, अभिकर्षण या फिर अपकर्षण है। फोर्स क्या है? या तो अभिकर्षण बोल लो या अपकर्षण बोल लो। अब आप बोलोगे ये क्या बवाल आ गया, ये क्या पिक्चर आ गई, ये हमको सर समझ में नहीं आया। अभिकर्षण क्या चीज है, अपकर्षण क्या चीज है? फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर आप ऐसा बोलोगे कि पुश और पुल है तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि ठीक है यार, पुल करा अपन ने, किसी चीज को पुश करना। पुश करना मतलब अपन बोलते हैं कि किसी चीज को अपन ने थोड़ा सा पुश कर देता है, यार तो मैं जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकता था, ऐसा बोलने का काम करते हैं। तो अपकर्षण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? पुश का। और अभिकर्षण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? पुल का। अभी बताता हूं क्या मैटर है। अभिकर्षण के लिए कभी कभी हम लोग कर्षण भी बोल देते हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अभिकर्षण के लिए कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। अभिकर्षण मतलब होता है खिंचाव, पुल मतलब होता है क्या? खिंचाव। ठीक, और पुश मतलब क्या होता है? धक्का। ठीक, तो धक्का होता है। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आप लोग बल की एक बार वापस से परिभाषा पढ़ो कि बल क्या है। बल एक प्रकार से अभिकर्षण या अपकर्षण है। अभिकर्षण मतलब होता है खिंचाव और अपकर्षण मतलब होता है धक्का। मतलब किसी भी वस्तु को आप लोग यदि धक्का देते हो या उसको खींचने की कोशिश करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। पुश और पुल, फोर्स इज द पुश और पुल। याद रखना, अभिकर्षण के लिए खिंचाव और अपकर्षण के लिए धक्का होता है। याद रखना, अभी ये क्वेश्चन आएंगे आगे जाकर, तुम लोगों को समझ में आएगा, आप सभी लोगों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बल की डेफिनेशन तो देख ली, बल की परिभाषा तो देख ली। यदि अपन एक और करके इसकी परिभाषा देखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करेंगे? अब पहली बात तो ये बल लगाया। अब जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन है, ये पेन ऐसा कैसे ही है, जब तक कि मैं इसको इधर खींचूंगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। मतलब मैंने इसको क्या करा, इधर से खींचा, इधर से खींचा, इधर से खींचा तो ये खुल गया। मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। बल एक प्रकार से क्या है? अभिकर्षण और अपकर्षण है, मतलब खिंचाव और धक्का है। ये पेन का ढक्कन है, ये पेन का ढक्कन लगा कि अभी नहीं लगा? ये लगा। अभी आवाज नहीं है आप लोगों को, शायद हो सकता है इसमें आए। ये खोला मैंने और ये यहां लगता हूं, ये आवाज आई होगी शायद। अब तो इसको अपन ने धक्का दिया तो ये क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? फोर्स हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब पहली बात तो आप लोगों को देखें कि बल जो है हमारा, फोर्स जो है हमारा, वो एक वस्तु में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। फोर्स हमारा एक वस्तु में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। तो पहले परिवर्तन की बात करें, फिर एक डेफिनेशन बनाएंगे। फोर्स जो है वस्तु की गत्यावस्था की बात करें, है ना? वस्तु की गत्यावस्था, वस्तु की विराम अवस्था, इंग्लिश में भी बोलूंगा, अभी शांति रखना, विराम अवस्था, और वस्तु की दिशा, और वस्तु की आकृति या फिर आकार की यदि हम लोग बात करें, आकृति और आकार की यदि हम लोग बात करें। ठीक, विराम अवस्था, दिशा या आकृति और आकार की बात करें, इस तरीके से हम देखें तो बल जो है वस्तु के अंदर उसकी गति की अवस्था, उसकी विराम की अवस्था और उसकी दिशा और उसकी आकृति, मतलब उसके साइज और शेप, उसकी डायरेक्शन और उसकी रेस्ट ऑफ मोशन और उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने का काम कर सकता है। बोलो, बात आ गई आप लोगों को समझ में? कैसे? बोले सर नहीं है समझ में। जैसे एक कार चल रही है, मान लो एक कार चल रही है, या जैसे आपने कार चलाते जा रहे हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हो, और जैसे ही आपने उसमें फोर्स लगाया, या ऐसे याद रखो कार चल भी नहीं रही है, उसको छोड़ते हैं अपन, कार चल भी नहीं रही है, या कार अभी तो क्या है, थोड़ा सा वैकेंसी आएगी तभी कार चल पाएगी, ये आदमी इसके अंदर बैठा हुआ, बहुत ही अजीब कार बनाई सर आपने, और यहाँ पर उसके पहिए बना दिए। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, पीछे की साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है, और उस आदमी ने क्या करा, यहाँ से उसको धक्का देना स्टार्ट किया, ये धक्का देना स्टार्ट किया। पहली बात तो ये कार खड़ी हुई है, अपन ये इसके आदमी इसके पीछे खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, तो क्या वो कार आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। मतलब वो कार विराम अवस्था में, तो उस विराम अवस्था के बाद में उसने धक्का लगाना स्टार्ट किया, मतलब फोर्स लगाया उसने, उसको क्या करा? पुश करा, तो कार क्या हो गई? विराम अवस्था में, गति की अवस्था में आ गई। कार विराम अवस्था में थी, उसको गति की अवस्था में लाया धक्का लगा के। अब वो कार आगे जा रही, धक्का लगाया जा रहा, धक्का लगाया जा रहा,
थक गया, वो हाँफने लग गया, तो उसने सोचा एक काम करो, थोड़ा सा तेज भागो और आगे आगे गाड़ी के, रुक गया एकदम से। मतलब उसको अपने लोगों ने क्या कर दिया, एकदम से रोक दिया कि भाई ठीक है तू रुक यहाँ पर, कहीं भी मत जा। तो जो गति की अवस्था थी उसको हम लोगों ने विराम की अवस्था में लिया है। मतलब धक्का लगा के जो विराम अवस्था थी उसको गति की अवस्था में ले गए, और जो गति की अवस्था थी उसको आगे जाके हमने रोका तो वो विराम अवस्था में आ गया। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। आगे बात करें, हम लोगों ने क्या करा, उसको धक्का लगाना स्टार्ट किया और फिर बाद में हम लोगों ने उसका स्टीयरिंग जाके मोड़ दिया। तो हम लोगों ने फोर्स लगाया और उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, आकृति और आकार की बात करें। खुदा ना खास्ता उधर से क्या हो रहा है, एक ट्रक आ रहा है, तो उससे टकरा गई वो गाड़ी, तो वो चपड़ा हो गई गाड़ी पूरी तरीके से। अगर इसको समझ में नहीं आता तो एक टमाटर लो, एक टमाटर अपन ने लिया और टमाटर पे अपन ने क्या करा, फोर्स लगाया, उसके ऊपर अपन ने क्या करा, धक्का लगाने की कोशिश करी, उसको दबाने की कोशिश करी, है ना। अभी अब फोर्स के जब टाइप्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रेशर भी एक प्रकार से फोर्स का ही टाइप है, ऐसा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को ध्यान रखना है ना। तो चपड़ा हो गया, मतलब उसकी आकृति पहले कैसी थी, गोल गोल थी, गोल गोल अंडा, लुआंडा की राजधानी गोल गोल अंडा, लुआंडा की राजधानी गोल गोल अंडा। तो अपन ने उसकी आकृति में चेंज किया और आकार में भी परिवर्तन किया। तो ये आपको समझ में आया। देखो ज्योग्राफी चालू हो गई अपनी, है ना, ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी चालू होगी। तो ये क्या कर सकता है, इस तरीके से परिवर्तन कर सकता है। ये समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात मैं बता चुका हूँ, ये अपने डेफिनेशन देखी, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अपने को क्या देखना है कि भाई उदाहरण वगैरह देख लिए। तो पहली बात तो ये मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हमारे लिए बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, है ना। एसआई मात्रक भी उसको बोल देते हैं, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। लेकिन आप ऐसे मत याद रखना, न्यूटन के ऊपर सेवफल गिरा और उसने क्या करा, सेवफल कैसे गिरा, और यार डायन गिरा के चली गई, डायन ने मेरे को पंच मार दिया। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10⁵ डायन। डायन मत पढ़ना, डायन पढ़ना, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायन ही लिख दिया। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है दोस्तों, हाँ ध्यान रखना, वहां पर डाइन मिलेगा, आप लोगों को कंफ्यूज मत हो जाना। डाइन मैंने तो जानबूझ के आप लोगों को याद करने के तरीके के हिसाब से बताया। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। जैसे आप बोलो कि 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, है ना। जैसे हम चेंज करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसे हम चेंज करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 10⁵ डाइन होगा। ये क्या इसका मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। यदि हम लोग आगे बात करें कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग आगे जाके जब मैं न्यूटन के गति के नियम आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब वहां पर बल का एक व्यंजक प्राप्त होगा, F = मास × एक्सेलरेशन। अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, सारी चीजें देख चुके हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपना एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मास द्रव्यमान, अगर इसको बोले तो हिंदी में बोले तो द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण हो जाएगा। बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को त्वरण पढ़ाया था और द्रव्यमान पढ़ाया था, द्रव्यमान को हम लोग काय में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। हालांकि द्रव्यमान अभी नहीं पढ़ा, द्रव्यमान आगे जाके आएगा, वेट क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगी। और त्वरण की यदि हम लोग बात करें, एक्सेलरेशन की यदि हम लोग बात करें, तो एक्सेलरेशन को हम लोग काय में मापने का काम करते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। अरे यार सर हम तो भूल गए, अभी हमने एक दिन पहले ही पढ़ा और आज हम भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इतना ही लिखा, v2 - v1 या v1 - v2 में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, समय के साथ में, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। भाई वेग में परिवर्तन की दर क्या कहला रहा है, त्वरण कहला रहा है। अब वेग का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बोले सर हम ये भी भूल गए, क्या कर लोगे आप, हम तो भूल गए, लेकिन मेरा भी है कि मैं आपको याद करवा के रहूंगा, मैं भी याद करवा के रहूंगा। सर हम तो भूल गए कि भाई वेग का जो है वो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड था। सर वेग भी भूल गए हम तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना होता है, टाइम होता है, समय होता है। तो विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड, समय की यूनिट सेकंड में हो जाएगी। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। दिख रहा है नीचे तक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है। अब यदि हम लोग बात करें, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें तो माइनस में हो जाएगा। मुझे लगता है सब लोगों को पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब मेरी बात समझना, विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि। वेग कैसी राशि, सदिश राशि। तो मेरा बल भी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। मतलब ये कैसी राशि हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। प्यारे दोस्तों क्या हो गया, वेग मेरा जो है किससे बना है, विस्थापन से बना है। विस्थापन मेरी सदिश राशि तो वेग भी मेरी सदिश राशि।
अब वेग से क्या बना है, एक्सेलरेशन बना है, जो कि सदिश राशि। अगर वेग सदिश राशि तो एक्सेलरेशन सदिश राशि। अब आगे बात करें यदि हम लोग किसकी, कि बल की, तो बल भी कैसी सदिश राशि, अब मैं बताऊंगा कैसे सदिश राशि है। इसका मात्रक आपको पता चल गया, पे सदिश राशि भी अभी हाल समझाऊंगा आपको जस्ट, कि भाई ये क्या चीज हो गई। तो इसका मात्रक हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 9। अब किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, ये भी इसका क्या है, मात्रक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन लोगों ने क्या डिसाइड करा है, बोले यार एक काम करो, न्यूटन ने बल के बारे में बताया थोड़ा बहुत, जो भी बता के चले गया, ज्ञानी आदमी था तो बता के चले गया। उन्होंने बोला यार एक किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 क्यों याद रखें, इतना क्या है, मतलब ही नहीं है जबरदस्ती, लेकिन हमको तो याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बोलेगा ये इसका मात्रक है क्या, बोले हाँ है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या किसी भी किताब के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें कि दुनिया जानती है कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, न्यूटन नाम दे दिया। अब न्यूटन, जैसे मैंने बोला आप चावल लेने गए, तो आपने क्या बोला, सर चावल लेने गए थे, आप चावल लेके आए तो कौन से लेके आए, बासमती लेके आए, कौन से लेके आए। तो दोस्तों हम टुकड़ी वाले लाते हैं, कहाँ से, दुकान से। मैंने बोला कि भाई चावल दे दो, तो 15 रुपए किलो चावल दिए। बोले 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, तो भाई 2 किलो चावल हम लोगों ने लिए हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आप यहां पर क्या करा, इस मार्कर पे फोर्स लगाया, ये मार्कर मुझे तोड़ना है, तोड़ना मेरे को तोड़ना है। तो बोले यार सर आप क्या कर रहे हो, ये बोले टाइम पास कर रहे हो, मार्कर तोड़ रहे हो। नहीं टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इसको तोड़ना अपने को। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो पूछेगा कितना फोर्स लगा रहे हो, किस दिशा में लगा रहे हो। तो क्या बोलेगा भाई 5 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, मतलब मैंने क्या करा, इस पे फोर्स लगाया। और कितना लगाया ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी ताकत लगा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसका परिमाण होता है और इसकी दिशा भी होती है। सदिश राशि क्या होती है, जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो, जिसका अपना क्या हो, डायरेक्शन हो। मतलब सदिश राशि कैसी होती है, जिसका परिमाण होता है और जिसकी कोई ना कोई क्या होती है, दिशा होती है। बोले सर आपने क्या करा, बल लगाया, ये मैंने यहां पर नीचे लगाया इसको बल, तो बल लगाया इसके ऊपर, तभी तो ये भाई मेरे ऊपर टिका हुआ है, या इससे ज्यादा ऊपर बल लगा दें। इधर बल लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बल लगाया जा रहा है, कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, दीवार टूटनी है क्या, नहीं टूट पाएगी। तो अपन ने बल लगाया इसके ऊपर, इसको ताकत से मारा, ताकत से मारा। तो भाई इसमें अपन ने ताकत से लगाया, तो कितना न्यूटन लगाया, बोले 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन। मतलब परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 4 बार बता चुका हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है। मतलब 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाया। तो बोले सर किस दिशा में लगाया, तो बोले भाई नीचे दक्षिण दिशा में लगाया बल। तो जिसकी दिशा और जिसका परिमाण हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो बल कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, फंडा क्लियर हो गया होगा, सबका फंडा क्लियर हो गया। ये चीजें है, न्यूटन वगैरह सारी चीजें हो गई। अच्छा प्रकृति कैसी होती है, ये सारी चीजें हो गई। विमी सूत्र देख लिया। अच्छा विमी सूत्र बचा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, विमी सूत्र देख लेते हैं। नीचे तक दिख रहा है जो दोस्तों, नीचे तक अगर दिख रहा हो तो बताओ जरा, दिख रहा है नीचे तक, जरा देखो। जो किलोग्राम को हम काय में मापने का काम करते हैं, एम से। मैंने आप लोगों को जब डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ाए थे तो 3 चीजें याद रखने को बोला था, एम, एल और टी। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने ये बोला था, तो आप लास्ट लेक्चर जाकर देखिए, जो भी जिस भी लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, गति एवं गति के प्रकार के पहले वाला जो चैप्टर है उसमें। तो इसको मीटर में मापने का काम करते हैं, किलोग्राम को मीटर में मल्टीप्लाई, एम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। सेकंड के लिए हम लोग टाइम के लिए क्या डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो माइनस का क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एम इंटू एल इंटू टी। लेकिन ऐसा नहीं लिखते हम लोग इसको, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एम एल और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लगा सकते हो चाहो तो, लेकिन एम एल टी की पावर -2। तो ये क्या हो गया, इसका विमी सूत्र हो गया डायमेंशनल। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम लोगों को विमी सूत्र समझ में नहीं आया है, तो आप लोग क्या करिए कि लास्ट लेक्चर देखिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए। बच्चे बोले पीएससी के लिए क्या करें, तो 3 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बल की परिभाषा दो, बल क्या है, एक प्रकार से पुश और पुल है, धक्का और खिंचाव है। भाई बल का मात्रक लिखा, बल का अपन ने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, और क्या लिख दिया हम लोगों ने, 3 चीजें लिख दी, हमारा काम हो गया। मात्रक लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, और क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बोलो बात आई क्या समझ में सब लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों की पिक्चर क्लियर हुई। अरे यार दोस्तों एक ही बार में सारा काम खत्म कर दूंगा। अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री देखो, आप लोग मजा आएगा आप लोगों को। पॉलिटी आप लोगों को देख चुके हैं, जिसने नहीं देखी है वो लोग जाकर देखिए उसमें। फिर उसके बाद में करंट अफेयर भी देखिए, और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा आपको। अभी मैंने बता दिया, अगर आप किसी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, कोई वस्तु जो कि 1 किलोग्राम के लिए है, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो आप उसमें कितना परिवर्तन करने की कोशिश करते हो, तो 1 मीटर पर सेकंड की यदि हम लोग बात करें तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, 1 मीटर सेकंड की पावर -2, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। अभी आप लोग जब इसको नोट्स में 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें यदि हम लोग, तो बोले सर यार ये बल तो आपने समझा दिया। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बल क्या चीज है। तो भाई 2 वस्तुओं के बीच बल जो है,
अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अब बोले सर ये क्या बवाल आ गया, अन्योन्य क्रिया, दिन दिक्कत समझ में नहीं आ रही। बोलो अंग्रेजी में बोलो सर। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है। बोले सर अन्योन्य क्रिया क्या है? ये मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, ये अन्योन्य क्रिया है, ठीक है। मैं समझाता हूं कैसे ये अन्योन्य क्रिया कैसे हुई। ये मार्कर रखा हुआ है, अब इसके ऊपर जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, फोर्स नहीं लगाऊंगा, इसको टच नहीं करूंगा, है ना, इसको टच नहीं करूंगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, मतलब ये अपने मेरे हाथ में हाथ है, या ये मार्कर ले लो, मैंने इसको क्या करा, इस पर मारा, इस पर मारने की कोशिश करी, तो ये और ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गई, अन्योन्य क्रिया हो गई, इंटरेक्शन हो गया। ये ऐसे ही है, कुछ भी मत करो, इसको पकड़ो भी मत, ये हवा में लटका रहेगा क्या, है ना। सोमनाथ का आक्रमण थोड़ी ना है मंदिर। जब मैं गुजरात पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिस्ट्री, तब बताऊंगा कि क्या है सोमनाथ का आक्रमण। तो ये क्या हो गया, हमारे हाथ से टच करा, मतलब पेशीय बल हो गया। आप बोलोगे सर, बोले चुंबक तो एक दूसरे से दूर रहती है, वो भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये वाली और ये वाली चुंबक एक दूसरे के ऊपर लगा रही है, या ये चुंबक किसी लोहे को आकर्षित करने का काम कर रही है, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का फैक्ट उठा के पूछता है कि बल किस वजह से लगता है, तो बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता हुआ। एक बार मुस्कुरा दो यार दोस्तों, मुस्कुरा दो, कमेंट में मुस्कुरा दो। आप तो मजा आ गया, आपको आनंद आ गया, बहुत बढ़िया आनंद आ गया। आगे बढ़ाते हैं, एनसीईआरटी का फैक्ट है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। आगे बात कर लेते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा जुड़ जाते हैं। ये मेरी दीवार बहुत पुरानी है, जिसके मतलब बोर्ड जो लगा उसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मैं इस बोर्ड को धक्का ताकत लगाई, मैंने ताकत लगाई और यार कहीं नहीं लग रही है। फिर सामने क्या बैठे, मेरे मित्र वगैरह बैठे हैं जो कि कैमरे को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, मोबाइल से ही बन रहा है। वो आया, बोलो सर हम भी आए क्या, बोलो आ जाओ, ठीक है, ये लगाई, धक्का लगाया, ठीक है। बोले यार नहीं हो रहा है। फिर एक और बंदा बैठा है, स्टूडेंट जो ऑफलाइन का स्टूडेंट है, पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से, वो बोला और दीवार कच्ची है, गिर गई दीवार, फोर्स लगाया अपने, दीवार गिर गई। वैसे नहीं गिरेगी, इतनी पक्की दीवार है, लेकिन गिर गई, फिर भी मान के चलो। तो मैंने जब बल लगाया तो दीवार नहीं गिरी, दूसरा आदमी आया नहीं गिरी, तीसरा आदमी आया गिर गई। मतलब एक ही दिशा में तीन लोग बल लगा रहे हैं, तो बल क्या हो गया, जुड़ गया। मैंने 15 न्यूटन लगाया, उसने 10 न्यूटन लगाया, वो आया 25 न्यूटन लगा के चले गया, सारा बल जुड़ गया और दीवार गिर गई। एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा जुड़ जाते हैं। सेम डायरेक्शन में यदि फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, जुड़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, कुल बल की बात कर लेते हैं। कुल बल क्या होता है या नेट फोर्स क्या होता है। ठीक, नेट फोर्स की यदि हम लोग बात करें तो कुल फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें, कुल बल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें कि कुल बल क्या होता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखें, यदि वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं, यदि वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो उनके बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा, कुल बल कहलाएगा। बोले सर आप क्या बवाल मचाते रहते हो, पता नहीं कहां से क्या क्या चीजें सुनाते रहते हो। तो भाई ध्यान से सुनो कि किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, अभी हमने सेम दिशा पढ़ा, सेम डायरेक्शन पढ़ा, विपरीत दिशा, सारे ऑब्जेक्टिव आए हैं, छांट के रखे हैं 150 ऑब्जेक्टिव आपके लिए, मजा आएगा पढ़ोगे जब, आनंद आएगा ऑब्जेक्टिव। दो बल जब विपरीत दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, कुल बल कहलाता है, नेट फोर्स कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में इधर से उधर रस्सी को खींचा खाची करी होगी। मान लो ये एक पॉइंट है 0, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, मान लो ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको अपन बना देते हैं, ये बंदा बना दिया अपन ने, ठीक, ये बंदा बना दिया, ये बंदा ये बना दिया यहाँ पे, इसको एक काम करते हैं, ये बंदा बना दिया अपन ने इसको। फिर उसके बाद में एक बंदा ये बना दिया अपन ने, ठीक। एक बंदा ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये खड़ा हुआ है, एक बंदा ये खड़ा हुआ है यहाँ पर खड़ा, एक बंदा ये खड़ा, 3 बंदे ये इधर से ताकत लगा रहे हैं और वो उधर से ताकत लगा रहे हैं। भाई रस्सी में कौन जीतेगा, पता नहीं कौन जीतेगा यार, दोनों बराबर है यार, ये तो दोनों बराबर है, आज भी बराबर, कल भी बराबर, परसों भी बराबर, खाना खा ही नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बस दिन भर रस्सी खींच रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, खींचा ही नहीं रहा, मतलब बल कितना हुआ, 0 हुआ, 0 हो गया। यहाँ से समझो पहली चीज कि बल क्या हो गया हमारे लिए, 0। एक दिन इसके दिमाग में खराब हुआ, उसका दिमाग खराब हुआ, भाई खींचे जा रहा है, बोला 5 दिन हो गया रोटी नहीं खा रही है, यहाँ पे पेट में अतड़ने पड़ गए, दिक्कत आ रही है, क्या करें। तो बोले काम कर, तू तो लगा जोर, देखेंगे जो होएगा, ऊपर चले जाएंगे अगर नहीं हुआ तो। इसने जोर लगा दिया, रस्सा क्या हो गया, उसकी तरफ चले गया, ये टीम क्या हो गई, जीत गई, रस्सा कशी का खेल हो गया, तो ये क्या हो गई, टीम जीत गई। बोले भाई इनने कितना बल लगाया, तो बोले 15 न्यूटन का बल लगाया है इनने, ठीक है, इसने बोला 15 न्यूटन का। बोले यार मैंने कितना लगाया था, तो बोले 10 न्यूटन का, नाप लिया इनने, 10 न्यूटन का बल लगाया। अब ये बल बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा है, ये बल कैसा है, बड़ा है, और ये बल कैसा है, छोटा है। मतलब बल क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है,
छोटा भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, मतलब एक बल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, शून्य। बोले सर आपने जो रामायण पहले बताई थी वो तो समझा दो। जब दो बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, ये इधर खींच रहे हैं वो उधर खींच रहे हैं, मतलब डायरेक्शन उनकी सेम नहीं है, डायरेक्शन उनकी कैसी है, डिफरेंट है। तो 15 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन, 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मतलब दो विपरीत दिशाओं में लगाए गए बल का कुल बल जो होता है, नेट फोर्स जो होता है, वो उन दोनों के बीच का अंतर आता है। अगर इसने 15 न्यूटन लगाया, इसने 10 न्यूटन लगाया, तो ये 5 न्यूटन, टोटल नेट फोर्स। पिक्चर क्लियर, समझ में आया, आनंद आया? आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आनंद उठाते रहिए, ऐसे ही पढ़ना है अपने को। समय का जरा अभाव अब अपने पास में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, ठीक है। रस्साकशी हो गया, ये हो गया। अब आगे यदि हम लोग बात करें कि बल की जो प्रबलता है, बल की जो प्रबलता है, हमारे घर के सामने जस्ट एक बंदे का नाम है प्रबल रहता है, बल की जो प्रबलता है वो किससे मापी जाएगी, मतलब कैसे पता चलेगा कि बल कितना प्रबल है? तो बल की जो प्रबलता है उसके परिमाण से मापी जाती है। परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बोले सर हमने आज तक जीवन में परिमाण को बस रट्टा मारा है। परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। दारा सिंह आया, दारा सिंह एक पहलवान से लड़ने लग गया। बोले सर उसने इतना फोर्स लगाया कि उसको नीचे ही गिरा दिया। वो कितना लगाया? बोले 50 न्यूटन लगा दिया, नीचे गिर गया। तो बल कितना प्रबल था वो उसके परिमाण से मापा। और परिमाण क्या होता है? संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल मान। तो कितना हुआ? 50 हुआ, 50 न्यूटन। तो कितना प्रबल था? 50 न्यूटन लगाएंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ताकत होगा। बोले सर 10 न्यूटन लगाया तो कम प्रबल हुआ। आ गई पिक्चर, समझ में आ गई? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। सब कुछ नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे, ठीक। और जो नहीं देता था वो भी आपको ऑब्जेक्टिव भी देगा, सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक। आगे बात करें बल के बाह्य रूप की बात करें तो बल के बाह्य रूप क्या क्या है? बल के बाह्य रूप की बात करें तो पहला तो हो गया आपका क्या? आकर्षण, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। दूसरा क्या हो गया आपका? प्रतिकर्षण। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, ये रिपल्शन हो गया। मैं बता रहा हूं बल के बाह्य रूप। बाह्य रूप मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, मैं बल के प्रकार नहीं बता रहा हूं, बाह्य रूप बता रहा हूं। फिर उसके बाद में यदि हम लोग बात करें, पहले तो आकर्षण को समझ लेते हैं और प्रतिकर्षण को समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग बात करें आकर्षण की बात करें। तो आकर्षण क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन क्या होता है? इसमें बिना किसी लगाव के, कांटेक्ट के भी चीजें क्या होती है? एक दूसरे के आकर्षण में आने की कोशिश करती है। जैसे बात करें किसकी? चुंबक की, है ना। तो चुंबक के जो पोल होते हैं, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव की यदि बात करें, पॉल की बात करें अलग अलग, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। दो असमान ध्रुव जो रहते हैं वो क्या करने का काम करते हैं? पॉजिटिव। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, मतलब लड़का अलग लड़की अलग। अब आप बोलोगे सर आजकल तो क्या थर्ड जेंडर भी आ गए हैं, फिर उसके बाद में ट्रांसजेंडर भी है, उसके अलावा कोर्ट ने भी लीगल कर दिया है ना, LGBT के लिए भी लीगल कर दिया है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और LGBT, है ना, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ये चीज़ हो जाएगी, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ट्रांसजेंडर हो जाएगा, गे हो जाएगा और लेस्बियन हो जाएगा। तो इसके लिए भी कर दिया। बोले आप एग्जांपल, बोले आप दूसरा नया लेके आओ। तो दोस्तों अपने को सिर्फ समझना है कि एक लड़का एक लड़की को आकर्षित करता है या एक लड़की एक लड़के को आकर्षित करती है, मतलब दोनों कैसे हैं? विपरीत है। एक लड़का एक लड़के को आकर्षित करता है क्या? तो बोले सर कुछ कुछ जगह पर हो गया, कोर्ट ने जब बोल दिया है तो कुछ कुछ जगह पर हो गया। बोले एक लड़की लड़की को आकर्षित करती है क्या? बोले सर कुछ कुछ जगह पर हो गया। बोले कोर्ट ने क्या कर दिया है? लीगल कर दिया है। यही समस्या है दोस्तों कि मुझे सब पसंद नहीं करते, सारे टीचर पसंद नहीं करते कि जो संविधान है उसके हिसाब से चलता हूं मैं, इसलिए मुझे सब हर कोई पसंद नहीं कर पाता है ना। ये चीजें PSC में आती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकर्षण की बात करें तो प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? रिपल्शन होता है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजने का काम करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भेजेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को भेजेंगे। मतलब जो समान चीजें हैं वो कभी भी आकर्षित नहीं होती, सब चीजें क्या होती है? दूर दूर होती है। ये कुछ अपवाद है, तो कोर्ट ने यदि इसको बोल दिया है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग चीजें हुई है। बात को ध्यान से समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। प्रतिकर्षण की बात करें, छोटी बुद्धि वाले लोग कृपया ना ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। कर्षण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, या फिर मैं बोलूँ इसको अभिकर्षण। अभिकर्षण के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और चौथा हो गया मेरा क्या? अपकर्षण, है ना। यदि मैं चौथे की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा? अपकर्षण हो जाएगा। कर्षण या अभिकर्षण एक ही बात है, और अपकर्षण या इसको अपकर्ष भी बोलते हैं। देखो कर्षण के लिए, अभिकर्षण के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? पुल। और अपकर्षण के लिए क्या बोला मैंने? पुश। ठीक है, पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना, और पुल मतलब क्या होता है? खींचा होता है। ये भी क्या? बल के बाह्य रूप है। आगे यदि हम लोग बात करें 5वें नंबर पर, बल का बाह्य रूप है तनाव है, मतलब टेंशन है। आगे जाके तुम लोग सरफेस टेंशन पढ़ोगे, एग्जाम्पल देके मजा आएगा, पढ़ाऊंगा। छठे की बात कर ले, दाब की बात कर ले तो इसको प्रेशर बोलते हैं, या NCERT के अकॉर्डिंग थ्रस्ट भी बोलते हैं, इसको याद रखना, थ्रस्ट भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है? बल के बाह्य रूप है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है?
सॉरी हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, हाँ सही है, फोर्स अपॉन में एरिया। आगे जाके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पर चीज़ों को विस्तृत नहीं करें। आकर्षण, प्रतिकर्षण, कर्षण, अपकर्षण, तनाव, दाब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने किसी रस्सी को खींचा, उसके अंदर क्या हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। आपने किसी तार को खींचा, मतलब उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो गया। आपने ज़्यादा लोड ले लिया, आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो गया, मतलब लोड, इसीलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। राहुल सर खड़े हैं लोड लेने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, हटाते हैं, इसकी कहानी खत्म करते हैं, इसकी कहानी खत्म करें आगे। ये हो गया। अब हम लोग देखें भाई टाइम कितना हो गया, समय कितना हो गया, जरा बता दो। बल के सामान्य प्रकार की बात करें, बल के यदि सामान्य प्रकार की बात करें, बल 25 मिनट हो गए दोस्तों, शायद लोग बता रहे हैं 25 मिनट हो गए, है ना। अब बल के यदि हम लोग सामान्य प्रकार की बात करें, नॉर्मल प्रकार की बात करें कि सामान्य प्रकार क्या है, पीएससी वालों अगर जुड़े हो तो साथ में रहना, बताऊंगा कि क्या करना है। सामान्य प्रकार की बात करें तो बल कैसे होते हैं, एक तो संतुलित बल होता है, पहले की बात करें तो संतुलित बल हो गया, है ना, संतुलित बल। फिर उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित क्या हो जाएगा, बल। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स और ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कब रहेगा, जब दोनों बराबर क्या हो, और जैसे एक या एक से अधिक बल काम कर रहे हैं, एक से तो क्या काम होगा, दो से काम होगा। एक या एक से अधिक बल जब काम कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा, मतलब परिणामी बल जो रहेगा वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे भाई इधर से अपन ने करा, अपन ने, या फिर एक काम करो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लो, तराजू ले लिया मान लो। जैसे बोलो सर तराजू तो क्या नीचे भी आ सकता है, तो तराजू कब, बिना भार के, जब उसके अंदर कोई भार ना हो। तो बिना भार का जो तराजू है वो क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स है उसके ऊपर। बैलेंस्ड फोर्स, अक्सर बैलेंस्ड फोर्स और भी जगह पर लगता है, लेकिन हमको याद रखना तराजू, ठीक है। तो तराजू बिना भार वाला। आगे बात करें असंतुलित बल। असंतुलित बल में क्या समस्या पैदा होती है कि वो अपने एक्सेलरेशन मोशन में आती है, मतलब असंतुलन में आ जाती है। जैसे कि तराजू की बात करें, यदि उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक आधा किलो का बाट रख दिया, 250 ग्राम का बाट रख दिया, या रस्सा कशी की बात करें तो रस्सा कशी में जो चीजें जीतने वाली टीम है उसने ज्यादा फोर्स लगाया, तो उसने 10 लगाया, इसने भी 10 लगाया, तो बराबर है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, लेकिन इसने ज्यादा लगा दिया तो असंतुलन हो गया, मतलब संतुलन खो बैठे, और संतुलन खो बैठे तो मतलब क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। अनबैलेंस्ड हो गया, पूरे गाड़ी चला रहे हैं एकदम से, अरे यार गिर गया यार, कीचड़ आ गया, असंतुलित बल हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया एकदम से। अपन बोलते ना, अरे यार गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गई थी इसलिए मुझे क्या हो गया, टक्कर लग गई यार, चोट आ गई यार, घिसा गया यार। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। बहुत आम भाषा में पढ़ाता हूं दोस्तों, और आम भाषा में ही बात करता हूं कि राहुल सर कौन है। आप लोगों को थोड़े दिन में वीडियो मिलेगा, मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को भी आनंद आएगा, और सचमुच में आप लोगों को जो सच्चाई है वो आप लोगों को पता चलेगी थोड़े समय के बाद में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो असंतुलित बल की बात करें, तराजू की बात करें, रस्साकशी की बात करें, ये सरस्वती माता जी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ ऊपर, और सरस्वती माता जी का लगा हुआ है। मैं सरस्वती माता जी के सामने कभी ये नहीं बोलता कि मैं सरस्वती माता जी की कसम खा रहा हूँ, है ना, कारण उसके पीछे की कहानी है दोस्तों, मजा आएगा, बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा अभी उस चीज़ को करने में। रस्साकशी हो गया, ठीक, ये काम कंप्लीट। अब असंतुलित बल, अच्छा 2 चीजें और याद रखनी है। संतुलित बल में क्या होगा, किसी वस्तु की जो गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति में कोई परिवर्तन नहीं। संतुलित बल जो है किसी वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता, लेकिन असंतुलित बल जो है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन भी कर देता और उसमें वेग भी उत्पन्न कर देगा, वेग में आ जाएगा। कैसे, अब रस्साकशी वाला आदमी ज्यादा खींचेगा तो उसकी गति इधर आ गई और उसके वेग में भी परिवर्तन हो गया, खींचा उसको तो वेग में परिवर्तन हो गया, मतलब आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर गति परिवर्तन नहीं होगा संतुलित वाले में, बैलेंस्ड वाले में, लेकिन अनबैलेंस्ड वाले में गति और वेग दोनों ही क्या होगी, परिवर्तित होगी। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, एक्सेलरेट करने के लिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जब किसी वस्तु ये है, मान लो इसका कोई किसी वेग से चल रही है, थोड़ा और स्पीड करा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, तो ये किस वजह से हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आगे जाके हम लोग बात करें तो एक आएगा आपका क्या, संपर्क बल। बहुत पसीना आ रहा है, समय देखते चलना, संपर्क, और दूसरा क्या आ जाएगा, असंपर्क बल। ठीक, एक तो हो गया हमारा संपर्क, मतलब एक हो गया हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। एक हो गया हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स और एक हो गया हमारा क्या, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है इसको समझ लो, फिर कहानी खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, आधी अधूरी पिक्चर होगी, मजा नहीं आएगा। भले ही पार्ट 2 छोटा हो जाए, लेकिन आप लोगों को इसमें आनंद आना जरूरी है। संपर्क बल मतलब होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, और असंपर्क मतलब होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हुई आप लोगों को, कहाँ से, अभी तो समझा ही नहीं तो कैसे क्लियर होगी। संपर्क मतलब कोई भी भौतिक वस्तु है, कोई भी भौतिक चीजें हैं, तो भौतिक रूप से उनके बीच में कहीं ना कहीं संपर्क होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के सर एग्जांपल दो, जब भी तो समझ में आएगा। तो एक हो जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, पेशीय बल। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, घर्षण बल।
बोले सर ये क्या बवाल लेके आ जाते हो यार, आप पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हो। बोले संपर्क बल क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में अगर संपर्क होता है भौतिक रूप से, उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है, तो उसको हम संपर्क बल बोलते हैं। ये पेन है, इसको मैंने हाथ से लगाया तो मेरे और इसके बीच में क्या हुआ, संपर्क बल हुआ, और इस बल को मैं क्या बोलूँ, पेशीय बल बोले। जैसे मैंने खाना खाया और वो एलिमेंट्री कैनल में पचना स्टार्ट हुआ, तो वो क्या हुआ, संपर्क बल की वजह से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का नहीं है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 7th या 6th की एनसीईआरटी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किसके कारण होता है, तो पेशीय बल के कारण होता है। मस्कुलर फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप लोगों को देखो, मैंने बाल्टी उठाई तो बाल्टी और मेरे बीच में संपर्क हुआ, तो मेरी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया गया, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको पेशीय बल बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। घर्षण बल अभी नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि घर्षण बल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब सेकंड पार्ट में इसको हम लोगों को समझना है। घर्षण बल इसी के बाद वाला जस्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल करेंगे, विस्तृत करेंगे, है ना, क्योंकि ये सबसे मस्त चीज़ है। और इससे कम से कम कितने क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन, बहुत आईएमपी, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे और मजा ला देंगे, मजा 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 आ जाएगा। असंपर्क बल की बात करें तो चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं। भाई चुंबकीय बल क्या चीज़ है, तो बोले यार सर मैग्नेटिक फोर्स है। दूसरे की बात करें असंपर्क बल की, तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बोले सर ये क्या बवाल है, तो बोले गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तीसरे बल की यदि हम लोग बात करें, असंपर्क बल की, पेशी बल हो गया, पाचन क्रिया हो गया, असंपर्क बल हो गया। तीसरे बल की यदि हम लोग बात करें तो बोले स्थिर विद्युत बल होता है ना, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, बोले सर ये क्या बवाल लेके आ गए आप, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। बोले पहले अंग्रेजी में बताओ। तो भाई चुंबकीय बल मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्थिर विद्युत बल मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आगे जाके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। भाई चुंबकीय बल क्या होता है, दो चुंबकों के बीच में लगने वाला बल। आपको लग रहा है कहीं पर भी कि चुंबक को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, प्रतिकर्षित करने का काम कर रही है। लोहा है तो उसको आकर्षित कर रही है बिना टच किए भी, तो उसमें क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, असंपर्क हो रहा है। आप फेसबुक पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, मोहब्बत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को क्या करता है, मतलब दूर से भी असंपर्क, संपर्क में आए बिना भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। आजकल तो जमाना है। आगे बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, ऊपर से सेवफल गिरा, सिर पर टपका, कहाँ से, अपने आप। पानी का नल चालू करा, नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, अपने आप। गुरुत्वाकर्षण बल, दुनिया में सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, हर उस चीज में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है जो यहाँ पर है हमारे यहाँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको हम लोग बाकी विस्तृत करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। स्थिर विद्युत बल की बात करें तो स्थिर विद्युत बल को हम लोग यदि समझने की कोशिश करें तो स्थिर विद्युत बल क्या होता है, एक आवेशित वस्तु द्वारा, एक आवेशित वस्तु के द्वारा, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, ध्यान से सुनना, एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु के ऊपर जो बल लगता है उसको स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। कोई एक बॉडी है, कोई एक क्या है, वस्तु है, उसके ऊपर यदि आप चार्ज लगा रहे हो, चार्ज है वो, मान लो ये मार्कर है, ये कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, ये चार्ज है मान लो, और इसके द्वारा किसी चार्ज या अनचार्ज, मान लो ये अनचार्ज भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है, के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। मतलब एक आवेशित वस्तु के द्वारा एक आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसका सबसे सटीक एग्जांपल और सबसे बचपन वाला एग्जांपल, आप लोग ऐसे करते थे सिर पे और धीरे से आप क्या करते हैं, कागज के ऊपर लगाते थे, तो वो एकदम इसको आकर्षित करने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉ लीजिए, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठा के पूछता है, वो एक स्ट्रॉ लीजिए, उसको दो धड़ों में काटिए, उसको एक लटकाइए, टांगिए और उसको घिसा पट्टी करिए, उसको चार्ज करिए, कहीं पे भी घिस लो। मैंने यहाँ पर ये घिसना स्टार्ट करा तो चार्ज उत्पन्न हो गया, भाटे तोड़े आदि मानव ने तो क्या हो गया, चार्ज उत्पन्न हो गया। आग कैसे बनी, ये सब चीज़ें चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो स्थिर विद्युत बल हो गया ये हमारा, क्लियर हुआ। अब पॉजिटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, रिपल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। बहुत ही बढ़िया आनंद के साथ आप लोगों को मजा आ रहा है। अब बोलोगे सर ये घर्षण बल क्या बवाल है, तो दोस्तों जब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो घर्षण बल से लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा प्रकृति में उपस्थित कितने प्रकार के बल है, तो वो 4 प्रकार के बल है। तो यहाँ से आप लोगों की पिक्चर क्लियर होगी। हालांकि चाहूँ तो मैं 15 मिनट में यहाँ पर खत्म कर दूंगा, 15 मिनट उधर भी लगना, 15-20 मिनट, लेकिन आप खुद भी बोर हो जाओगे कि 40 मिनट क्या, और आपका आनंद भी किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा कि अब जो पिक्चर आएगी उससे 50-60 क्वेश्चन तो वैसे ही बने हुए हैं, तो आपको वो पिक्चर समझ में भी आनी चाहिए। वैसे भी मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाना पसंद बहुत कम लोगों को आता है, और मैं भी बहुत कम लोगों को पसंद आता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। चलो उड़ चलें सपनों की उड़ान में, चलो उड़ चलें सपनों की उड़ान में, कहाँ ठहरना है अपना तो घर आसमान में। चलो उड़ चलें सपनों की उड़ान में, कहाँ ठहरना है अपना तो घर आसमान में। चलो भी यारो कुछ उन परिंदों से भी सीखते हैं,
चलो भी यारो कुछ उन परिंदों से सीखते हैं, क्या ज़रूरी है सब कुछ मिलेगा किताबी ज्ञान में, क्या ज़रूरी है सब कुछ मिलेगा किताबी ज्ञान में। और तू बेबाक बोल राहुल, सब कुछ सच ही तो है तेरी ज़बान में, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा पसंद आया, शायरी आप लोगों को कैसे लगी, आगे शायरी मिलती रहेगी, पसंद आए नहीं आए शायरी मिलती रहेगी, है ना, बिल्कुल दिल से सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी कुछ नहीं है। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।